नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2019 में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से पीएम मोदी ने मुक्ति दिलाई। क्या 2024 में हलाला और बहुविवाह वाली कुप्रथा से आजाद कराएंगे? ये आज के डिबेट शो का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी पर करेंगे सबका हिसाब होगा। पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बहस जुड़ी हुई है। बीजेपी या यूं कहें कि खुद पीएम मोदी इस कानून को लागू करने की इच्छा कई बार जता चुके हैं। ऐसे में देवभूमि से इसकी शुरुआत कर 24 में बीजेपी पूरे देश में अपने पक्ष में माहौल बनाएगी। और ऐसा ही कुछ 2019 में हुआ था, जब 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया था। उधर विपक्ष यूसीसी का विरोध कर रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत मुस्लिम नेताओं को है, जिनका शरिया कानून इससे खतरे में पड़ जाएगा, या यूं कहें कि एक तरह से खत्म ही हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो रहा है, लेकिन इस पर बहस बहुत पुरानी है। विपक्ष के लिए भी एक गले की फांस है। विरोध करें तो दिक्कत, समर्थन करें तो मुस्लिम वोटों के खिसकने का डर। इन तमाम सियासी उतार चढ़ाव के बीच आज सबका हिसाब होगा में बहस इसी मुद्दे पर। तो बहस का सवाल क्या होगा, आइए जल्दी से नजर डालते हैं बहस के उन सवालों पर जिस पर आज हम ये पूरी डिबेट करने वाले। सवाल लेकर आइए। पहला सवाल, यूसीसी का विरोध विपक्ष की सियासी मजबूरी है, क्योंकि अगर विरोध नहीं किए तो मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर है। दूसरा बड़ा सवाल, बीजेपी के 400 पार प्लान को क्या यूसीसी से धार मिलेगी, इसलिए बीजेपी अभी से इस एक्शन प्लान में जुट गई है। और तीसरा यह कि कई मुस्लिम देशों में यूसीसी है, तो फिर भारत में इसका विरोध मुस्लिम नेता क्यों कर रहे हैं? मैं फिर से कोट कर रहा हूं, मुस्लिम नेता क्यों कर रहे हैं सबसे ज्यादा विरोध? इसी पर करेंगे डिबेट। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड ने देश के दूसरे राज्यों के लिए बड़ी लकीर खींच ली। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक रखा गया। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ी है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। उसका मानना है कि यूसीसी कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी का सियासी हथकंडा है। तो बीजेपी ने इसे देश के लिए जरूरी बताया है। देखिए, मैं पहली बात तो कि धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड की सरकार को, मुख्यमंत्री पुष्कर जी को। और उन्होंने एक हिम्मत की है इस बिल को लाने की, और ये आज विधानसभा के अंदर आ गया। जिस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है, उस कमेटी ने हर जिले में जाकर हर समुदाय के लोगों को पूछ करके यह ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंपा। मैं ये पूछता हूँ, ज़रूरत क्या है? क्या 76 साल से देश चल नहीं रहा? स्मूथली चल रहा है। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी आपको? सिर्फ इसलिए कि आपको सियासत करनी, हिंदू मुसलमान करना है। गिनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। ना आप विकास की बात करते, ना रोजगार की बात करते, ना महंगाई की बात करते, ना किसान की करते। हिंदू मुसलमान कर लो, वोट ले लो, वोट पोलराइज कर दो। तो आखिर ये सिलसिला बंद होने चाहिए। देश के लिए ये बातें अच्छी नहीं। उत्तराखंड विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होना तय है। लिहाजा यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा, ये भी तय है। आपको बताते हैं कि इस बिल में है क्या। दरअसल यह बिल अगर कानून की शक्ल लेता है तो सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। शरीयत जैसे पर्सनल लॉ निष्प्रभावी हो जाएंगे। लड़कियों की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। विवाह और तलाक का कानून भी समान हो जाएगा। महिलाएं भी तलाक दे सकेंगी। एक से ज्यादा शादी अवैध होगी। हलाला की प्रथा खत्म हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी नियम तय किए गए हैं। पेरेंट्स को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए पुलिस के पास भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लेकर घमासान मचा है। 24 में बीजेपी ने 400 पार का टारगेट सेट किया है। 3 तलाक से छुटकारा दिलाकर पहले ही मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिला चुकी है। अब अगर पूरे देश में यूसीसी लागू होता है तो ये मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक होगा।
उत्तराखंड में इसके लागू होते ही पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में 24 का माहौल बन सकता है। दूसरी तरफ क्या इसका विरोध विपक्ष की सियासी मजबूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए सुरेश जोशी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, मुमताज आलम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए, एआईएमएम के नेता हैं, हाफिज नूर अजहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष है एआईएमपीएलबी के यूपी के, और मुफ्ती वजाहत कासिमी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अपने बीजेपी के मेहमान के पास जा रहा हूं, सुरेश जोशी जी के पास जा रहा हूं। सुरेश जोशी जी, क्या 24 से पहले जरूरी था या फिर अब वाकई बहुत जरूरी हो गया है यूसीसी लाना? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट था 2022 में जब हम चुनाव में गए थे तो हमने कमिटमेंट किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम इस प्रदेश के अंदर समान नागरिक आचार संहिता लागू करेंगे, यानी यूसीसी लागू करेंगे। तो जनता ने हमको एक अपार बहुमत यहाँ पर को दिया, और उसके कारण जो है कि जिस दिन हम सत्ता में आए थे हम सभी हमने पहला जो संकल्प लिया था कि हमने कहा हम यूसीसी लागू कर, और हमने पहली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा था। और उसके बाद जो एक संवैधानिक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें न्यायविद थे और जिस सामाजिक सरोकारों को रखने वाले लोग थे, और 43 बैठक हमारी जो है इस प्रदेश में हुई और लगभग 2.5 लाख लोगों के उसमें सुझाव आए, 79 लाख से लोगों के उसमें एसएमएस आए, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोगों ने जोड़ा, उसको जो यहाँ के पोर्टल से चलते हैं उससे जोड़ा, और सारे सामाजिक सरोकारों को रखने वाले लोगों की राय लेने के बाद, इंटेलेक्चुअल्स की राय लेने के बाद, पॉलिटिकल पार्टीज की राय लेने के बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इसका 22 और 24 का संबंध नहीं है। ये जो हमारा कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, आज हमने उस कमिटमेंट को पूरा किया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी। आपको मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, मुझे लगता है कि ये सवाल बाकी दर्शक भी जानना चाहेंगे और जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनके जहन में भी होगा, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेता हूं। मेरा सवाल ये, उसके बाद बाकी मेहमान के पास मैं जाऊंगा। सवाल ये, यूसीसी जरूरी क्यों है इस देश के लिए? देखिए, पहली बात तो क्या है कि अगर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अगर देश का संविधान लागू हुआ है जी, अगर उस संविधान में अगर कोई अधिकार प्रदत्त किए गए हैं सरकारों को, तो क्या उन अधिकारों का प्रयोग करना, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि अनुचित है? जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के प्रदत्त अधिकारों में से ही यूसीसी है, जो राज्य सरकार का अधिकार है, जो अनुच्छेद 44 जिसकी इजाजत देता है, उस अनुच्छेद 44 की इजाजत के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में यूसीसी लागू करती है तो अनुचित क्या है? बिल्कुल, अनुचित क्या है? दानिश कुरैशी साहब, अनुचित क्या है? एआईएमआईएम तो सबसे ज्यादा विरोध करी, क्या अनुचित है? क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी यूसीसी से? भाई देखिए, सबसे पहले तो ये कहना है कि सिर्फ एआईएमआईएम सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। दरअसल एमआईएम जो बात कर रही है वो देश के तमाम नागरिकों को ख्याल रखते हुए बात कर रही है। बात सिर्फ अकेले मुसलमानों की नहीं कर रही है एमआईएम, बात कर रही है ट्राइबल्स की, बात कर रही है गोवा की, बात कर रही है दूसरे रिचुअल्स जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर में भी है, उनका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वायलेशन होता हुआ नजर आ रहा है। रह गई बात के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कुछ कह रहे हैं ना, आप एक बात को समझ लीजिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उस वक्त के, देखिए एक बात समझ लीजिए, आज कोई भी अपने आप को कितना भी बड़ा समझता हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है या हम लोगों का ऐसा मानना है कि देश की आजादी के वक्त जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो शायद बहुत ज्यादा विद्वान थे, जिनके मुकाबले आज तो किसी की कोई वो नहीं है, बसात नहीं है। अब दूसरे नंबर की बात कि उन्हें ये उस वक्त मुनासिब लगा और इसी के अधीन ये पूरा काम चल रहा था। रह गई बात किसी के भी फेथ में या रिलीजन में इंटरप्ट करने की जो बात है, सवाल ये आके खड़ा रहता है, विवेक मुझे ये बताइए कि आप अगर हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो आपका मजहब धर्म के मामले में या शादी के मामले का तरीका अलग है, मेरा मजहब तरीका अलग है। आपके लिए वहां शादी जन्मों जन्म का साथ होगा, मेरे लिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है।
दूसरे नंबर की बात कि बाकी के जो सारे लॉज हैं, अगर महिलाओं के ही उत्थान की बात है तो मुझे ये बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप में इलीगल तौर पे आप महिलाओं का जो ये व्याभिचार जो चल रहा है, क्या ये जुल्म और ज्यादती नहीं है? क्या उस पर पाबंदी हटेगी? नहीं हटेगी। रह गई बात हक और हुकूक के, इस्लाम के अंदर में मुस्लिम महिलाओं को जो हुकूक मिलता है तो वो अपने पति की तरफ से तो पूरा अधिकार उसके पास हासिल है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए, उस दौर में अल्लाह के रसूल ने, हमारे नबी ने बहनों को जो चौथा भाग दिया, चौथा हिस्सा दिया, तब किसी की समझ में भी नहीं था, सोच में भी नहीं था। तो जो राइट्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं दोनों जगह सुपीरियर है। बिल्कुल, लेकिन आज दानिश कुरैशी साहब, अगर हम प्रगतिवादी सोच के लोग हैं तो हम प्रगति करेंगे, अगर हम रूढ़िवादी सोच के लोग हैं तो हम पुरानी बातों के बीच में फंसे रहेंगे, पुरानी बातों के जिक्र में फंसे रहेंगे, पुरानी जंजीरों में फंसे रहेंगे। मेरा सवाल यह है कि क्रिमिनल लॉ, मैं आ रहा हूं दानिश साहब, मैं हाफिज नूर साहब के पास जा रहा हूं। सवाल यह है कि क्रिमिनल कोड तो सबके लिए एक ही है, इसमें तो कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सिविल कोड में अगर कुछ इशू है, खासकर उससे जब किसी का अपना पर्सनल राइट वायलेशन हो रहा है, तो क्यों नहीं इसमें सुधार किया जाए? हाफिज नूर साहब। देखिए, बहुत गौर से सुनिएगा जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे मेरे 2-3 बातें हैं। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में आज उसका बिल पेश किया गया है, उसकी पीडीएफ कॉपी मेरे पास आ गई। मैं उसका सही से अध्ययन करूंगा क्या है जी, नंबर 1। हाँ। दूसरी बात, क्योंकि अभी तक वहां कई एमएलए ऐसे हैं जिन्हें भी उसकी सही जानकारी नहीं है। खैर, दूसरी बात, बहुत दिनों से यूसीसी के नारे लगाए जा रहे थे। यूसीसी का जिन भारतीय जनता पार्टी ने बोतल से बाहर निकाला था 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इतने डरे हुए क्यों हैं भाजपा के लोग कि उन्होंने जिसको पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे थे, वो एक सूबे में लागू करने की वजह क्या है? क्या पूरे देश को मुतमईन कर नहीं पाए? दूसरी बात, 370 में देशवासियों को क्या फायदा हुआ ये बताएं। नोटबंदी की गई, उससे देशवासियों को क्या, उसमें क्या फायदा हुआ वो बताएं। मतलब ये बातें बताएं जो अब तक उन्होंने कार्य किए हैं जबरन, मतलब विरोध के बीच लोगों ने विरोध किया है, लोग नाराज हुए हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने हरदर्मी के साथ में जो कानून बदले हैं या बनाए हैं या नए तरीके से पेश किए हैं, उनसे क्या फायदा हुआ देश? 2 बार नोटबंदी हुई है, उस नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं बड़े अदब से कहूंगा। नोटबंदी का नहीं, अदब से तो आप कह रहे हैं, नोटबंदी का मामला अलग है, 370 का मामला अलग है, 3 तलाक का मामला अलग है, और अब यूसीसी का मामला अलग है। देखिए, मेरा सीधा सवाल, भाजपा ने जिस तरह से आज मैं पूछ लूंगा उनसे सवाल, जिस तरह से यूसीसी के लिए हो रहा है। हाफिज नूर, मैं सवाल पूछ लूंगा, आपका सवाल उन तक मैं पहुंच गया होगा, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि चुनिंदा विरोध क्यों? अरे भाई, यूसीसी तो ऐसे ही लागू नहीं किया गया, 20 लाख सजेशन आए, 20 लाख में से 2.5 लाख सजेशंस को उसमें अप्लाई किया गया। आपको कुछ उसमें दिक्कत है? आपने कहा कि आपने भी पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है। जब आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसका विरोध कैसे कर रहे हैं? नोटबंदी का भी किया था। नहीं सर, आपने कहा आपने इसको पढ़ा नहीं है। उत्तराखंड वाला सिविल कोड यूसीसी आपने पढ़ा नहीं, तो आप विरोध किस स्तर पर कर रहे हैं? रीजन क्या है विरोध का, वो बताइए हाफिज जी, खुलकर बात कीजिए। देखिए, मैं खुलकर बात करता हूं, खुलकर बात करना पसंद करता हूं, और मेरे डिबेट में तो खुलकर बात होनी चाहिए, मैं मानता भी हूं। बताइए हाफिज जी। बिल्कुल, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं जिस तरह से भाजपा के लोग, भाजपा की झेली तंजीमों ने, आरएसएस के लोगों ने जिस तरह से लोगों के सामने इसका खाका जबानी पेश किया है, आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से बताया गया है, इसलिए विरोध में कर रहा हूं और करूंगा भी। जी, आप कह रहे हैं कि जो खाका जुबानी बताया गया है उससे आपको एतराज है। वजाद कासमी जी, क्या सिर्फ नाम पे विरोध होना चाहिए? मोदी प्रधानमंत्री है तो विरोध कर दो, है ना, गृह मंत्री अमित शाह है तो विरोध कर दो, सिर्फ नाम पे विरोध। यूसीसी टर्म आए तो विरोध करो, 370 टर्म आए तो विरोध करो, इसी तरह से 3 तलाक का मुद्दा है तो विरोध करो, सिर्फ टर्म पे विरोध। इसके पीछे का लॉजिक मिस हो जाता है।
कासमी जी। जी देखिए, पुष्कर सिंह धामी इंतहाई बहादुर और ईमानदार चीफ मिनिस्टर हैं और इसकी शुरुआत देवभूमि से हो रही है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। हाँ। और ये वो सब फूफा हैं जो नाराज ही रहेंगे हर किसी शादी में। इनको मोदी जी का विरोध करना है, इनको भाजपा का। आपने सुन लिया ना उनके मुंह से कि मैंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने उसको देखा ही नहीं, मुसव्वदा ही नहीं पढ़ा। और मैं कब से यूसीसी पर बहस कर रहा हूं मेरे भाई। यूसीसी को सालों से मैं मतलब पिछले 1 साल पहले भी मैं नेशनल मीडिया में इस पर बोल चुका हूं, तब भी लोगों ने मुसव्वदा नहीं पढ़ा था, ऐसे ही इस पर बहस करने आ गए थे। देखिए पूरे देश में एक कानून है, चंद चीजों को लेकर के अलग हुआ है। जैसा कि आप समझेंगे कि 1937 में शरिया लॉ के तहत हमारा निकाह अधिनियम हुआ, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट है, 1872 में ईसाई मैरिज एक्ट है, तलाक है, बच्चे को गोद लेना है, प्रॉपर्टीज के लैंड के मसाइल, ये 4-6 मसले हैं मेरे भाई। इनको अगर आप बहुत बारीकी से गौर करेंगे तो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कुरान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है और यूसीसी आएगा तो सब लोग हिंदू हो जाएंगे। मैं तो आज एक मैसेज पढ़ा तो मैं ताज्जुब में गया कि इस दौर में भी लोग कैसी बातें कर रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो लोग हिंदू हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों में 1 से ज्यादा शादी कितने लोग करते हैं? बहन बेटियों को हक कितने लोग दे रहे हैं? आज भी जब जरूरत पड़ती है तो लोग अपना शादी जो है वो जाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं, तलाक भी जाकर के मुकदमे वहीं लड़े जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें एक देश एक कानून के लिए है और ईसाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए और जैनियों के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, सिखों के लिए, अरे भाई पूरे देश के लिए आ रहा है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुसलमानों के लिए तो अकेलों के लिए नहीं आ रहा है। मुसलमान ही अकेला इसके विरोध में अपना सर फुटवा क्यों करा रहा है भाई? और मुसलमान कितना जानता है शरीयत के बारे में? जब ट्रिपल तलाक पर कानून आ रहा था, हिंदुस्तान का 90% मुसलमान इस बात को नहीं जानता था कि कुरान के मुताबिक तलाक देने का तरीका क्या है। नहीं, मैं वही कह रहा था ना कासमी साहब, फैसला हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने है। जी कासमी साहब, मैं वही कह रहा था ना कि विरोध के नाम पे विरोध। अब देखिए, मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का एक थोड़ा पुराना बयान मुझे मिला आज, जब मैं गूगल कर रहा था, सर्च कर रहा था, इस मटेरियल पे स्टडी कर रहा था, मैं इसको पढ़ रहा था, तो मुझे एक पुराना बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब का मिला और मुझे लगा कि आज के दौर में यह बयान सुनवाना बेहद लाजमी है। मैं दर्शकों को वो बयान सुनवाना चाहता हूं। उन्होंने यूसीसी को लेकर संसद के अंदर 10 अगस्त 2023 को लेकर क्या बयान दिया था, आपको शायद याद नहीं होगा। तो ओवैसी ने कहा था कि भाई यूसीसी तानाशाह का कानून है। डायरेक्ट उन्होंने इस कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया था। अब असदुद्दीन ओवैसी के बयान के मायने क्या थे? क्या वो अपने वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर वाकई वो मुसलमानों का भला चाहते हैं? और अगर मुसलमानों का भला चाहते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी बताएं कि इस बयान से मुसलमानों को कैसे फायदा होगा। लेकिन पहले मैं वो बयान सुनवाता हूं, उसके बाद दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं। पहले सुनिए वो बयान। यूसीसी सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर आई एम कंक्लूडिंग 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दानिश कुरैशी जी जरा बता दीजिए, आप ही, क्योंकि आपके ही चीफ थे वो, जो कह रहे थे कि तानाशाह वाला कानून है। मैं तो पूछना चाहता हूं दानिश कुरैशी जी आपसे कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र समान होगी तो इससे क्या प्रॉब्लम है? विवाह तलाक का कानून अगर समान हो जाएगा तो इससे क्या प्रॉब्लम है? अगर महिलाओं को तलाक देने का हक मिल जाएगा तो इससे क्या प्रॉब्लम है? एक से ज्यादा शादी अवैध मानी जाएगी तो इससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हलाला की प्रथा खत्म हो जाएगी तो इससे भी है क्या? लिव इन रिलेशनशिप के नियम जारी हो जाएंगे, पेरेंट्स को जानकारी देनी होगी, पारदर्शिता तो आएगी समाज में। कम से कम जहां हम रह रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए, आगे के जनरेशन के लिए क्या लेकर जाएंगे? क्या बताएंगे उनको कि हमने आपको क्या दिया पास्ट से लाकर? दानिश कुरैशी जी, हमने सबसे पहले तो अगर आपने बैरिस्टर साहब की बात कही है तो बैरिस्टर साहब की जो अल्फाज हैं वो बहुत सलीके के हैं और उन्होंने ये कहा कि एक मजहब नहीं हो सकता, मल्टीपल मजहब हमारे देश में माना जाता है, माना जाता रहेगा। तो कुरैशी साहब, मजहब कौन खत्म कर रहा है? सुनिए, अब आगे तो सुन लीजिए जनाब, आगे सुन लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि एक जबान बोली जाए, एक तरीका रखा जाए। आपको शायद पता हो कि जबान के मामले को लेकर अमित शाह जी, सुनिए मैं आ रहा, कंप्लीट सुन लीजिएगा। नहीं,
दानिश कुरैशी जी, मैं बाइज्जत आपको ये कहना चाहता हूं कि एक जुबान की बात तो हो ही नहीं रही है यहां पर। तो देख देख पे भाषा और देख देख पे पानी बदल जाती है। इस देश का वो कल्चर है जी। बोलिए बोलिए बोलिए। साउथ के जो राज्य हैं उसमें जब अमित शाह जी ने ये जबरन लागू करने की कोशिश की कि हिंदी भाषा जो है वो बिल्कुल सेंट्रिक की जाएगी, तो आपको याद हो एक बहुत बड़े नेता का ये ऐलान हुआ, मुझे आज भी याद है, अगर चाहिएगा तो मैं ढूंढ के भी निकाल दूंगा कि अगर ऐसा पड़ा तो अगर ऐसा आन पड़ा तो हम एक उन्होंने साउथ का एक वो बताया था द्रविड़ नाडु का वो मांग रखेंगे। तो आप देखिए कि जो कल्चर को डिस्टर्ब करने की जो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग आहत है। आप ये जबरन लागू कराने की जो बात कर रहे हैं ना, ये हो सकता है कि आप सत्ता में हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि सत्ता में सदैव नहीं रहेंगे, सत्ताएं बदल जाएंगी। आज किसी और पार्टी की है, कल किसी और पार्टी की रहेंगी। आप देखिएगा अगर हिजाब के मामले में पहले जो सरकार थी, साहब आपने मेरे सवाल का जी नई जो सरकार आई, सुनिए यूसीसी के अधीन तो बता सर, आप विरोध कीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे को विरोध से कोई ऐतराज नहीं है। विपक्ष अपना काम करे, राजनीति करे, विपक्ष को जो लाजमी लगता है वो करे, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मेरा सवाल, चूंकि मैं पब्लिक के लिए डिबेट करता हूं, लोगों के लिए डिबेट करता हूं, लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं, तो मैं वो सवाल आप लोगों के पास सीधा सीधा रख देता हूं। मैंने जो 5 रीजन गिनाए यूसीसी की वजह से, क्या उसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए? क्या एक महिला का आत्मसम्मान का अधिकार उसका अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या एक महिला का हक उसका हक नहीं होना चाहिए? क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सिविल के मामलों में नहीं गिना जाना चाहिए? अरे हमारे पास ऑलरेडी सिविल राइट्स तो हैं ही। आप 3 तलाक की अगर बात करते हैं, सुनिए मैं आपको बताऊं 3 तलाक के मामले में हुआ क्या, रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। विवेक सुनिए मेरी बात, वो मामला ये हुआ कि बहुत जल्दबाजी में, जिस तरह से हर बार जल्दबाजी के नाम पर मोदी जी जाने जाते हैं कि कुछ भी होने के पहले उनके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो डंका बच गया, फिर चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, डंका बच जाता है, फिर किसान का आंदोलन आता है तो डंका बच जाता है, फिर वापस भी चला दे। इसी तरह इतनी जल्दबाजी में उन्होंने 3 तलाक का प्रावधान लाके किया। अब हुआ ये कि 100 में से 99 केस में आज की तारीख में लड़का जेल में है और लड़की अपने परिवार के मतलब ससुराल में नहीं रह पा रही है और वो अपने घर पे है। अब आप मुझे ये बताइए कि वो बच्चा 2 साल में 3 साल में जब छूट के लौट के आएगा तो ग्रेवेंस का लेवल समझते हैं आप? अगर आपने मुझे किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ पहुंचा, सर वो 3 तलाक की बात थी ना, वो 3 तलाक की बात थी। आप यूसीसी की बात क्यों नहीं करते? आप बार बार 3 तलाक पे क्यों चले जाते हैं? ये लॉजिक सोचते नहीं है। मैं आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, मैं इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं बीजेपी के अपने मेहमान के पास जाऊं, लेकिन मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनका एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान में जब एक कानून है, बांग्लादेश में एक कानून है, तुर्की में एक कानून है, इंडोनेशिया में एक कानून है, मलेशिया में एक कानून है, मिस्र में एक कानून है। अरे भाई, सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कौन सा? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में भी इस बात को नहीं माना जाता, बांग्लादेश में इस बात को नहीं माना जाता। पाकिस्तान को तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता था, वहां के लोगों की तो कोई राइट्स है ही नहीं वहां पर। तो खैर, अब यहां पर इस लिस्ट में नाम था तो मुझे उसका जिक्र करना पड़ा। लेकिन रिजवी साहब, आप ही बताइए, क्या किसी ऐतराज की आवश्यकता है आज की तारीख में? सुनिए, मैं बता रहा हूं, हमारा देश महान है और उसको महान रहने दिया जाए। और महान इसीलिए है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ संगम है, यहाँ कई मजहबों का ये संगम देश है। और जहां तक ये सवाल है यूसीसी का, ये जो ड्रामा हो रहा है ना, ये ड्रामा हो रहा है 2024 के लिए। अगर इतना ही अच्छा यूसीसी था तो ये सरकार 10 साल में केंद्र में रही मोदी सरकार, ये क्यों नहीं केंद्र में जो है वो लेकर के आई यूसीसी? क्यों जो है ये सिर्फ एक स्टेट में लेकर के आई? क्या ये दिखाना चाहिए? आप कह रहे हैं कि साहब ये एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? अगर ये अच्छा है तो केंद्र में इनको लाना चाहिए 10 साल। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों को डरा नहीं रहे, मुसलमानों को दबा नहीं रहे, अच्छा, बल्कि ये हिंदुओं को बहका रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं एक बात ताकि उन्हें वोट हासिल हो सके 2024 में। अच्छा। लेकिन होने वाला नहीं है ये। अच्छा। नहीं होगा इससे।
कुछ नहीं होगा। अच्छा, न कोई हलाला हो रहा है, न कोई यहाँ पे 14 साल में शादी हो रही। गंगा जमुनी तहजीब कब से है? रोजगार दो ना, रोजगार की डेट रख दो। रिजवी साहब, इस देश में 18 साल की लड़की अच्छा, होगी। रिजवी साहब एक सेकंड, गुस्सा मत कीजिए, बहुत गुस्सा करते हैं आप लोग, ऐलान कीजिए। बहुत गुस्सा करते हैं। रिजवी साहब मुझे एक बात बताइए, इस देश में गंगा जमुनी तहजीब कब से है? गंगा जमुनी तहजीब हाँ, अरे कब सदियों से है भाई, सदियों से। बहुत जब अच्छी से बात। तमाम मजाहिब के लोग यहाँ पे रहते आए हैं, हाँ, वो जो है, और जबानों का संगम है यहाँ, ठीक है, मजहब का संगम है, पानियों का संगम है, तहजीबों का संगम है जी। ये तो संगम नगरी है, पूरा हिंदुस्तान संगम है। तो गंगा जमुनी तहजीब इसका किसी से कंपेयर मत किया करो, और पाकिस्तान से तो बिल्कुल न किया करो। नहीं कर रहे रिजवी साहब, आपकी बात मान ली। अच्छा मुझे एक बात बताइए रिजवी साहब, गंगा जमुनी तहजीब में अगर आप विश्वास करते हैं कर रहे हो, अभी हम तो इस देश में गंगा जमुनी तहजीब आप भी मानते होंगे। हाँ, तो क्यों नहीं आप मानते? काशी और मथुरा पर इस देश के बहुसंख्यकों का समर्थन भी कर दीजिए। समर्थन कर ही तो रहे हैं, ये समर्थन तो था कि एक तरफ जो है, आप बताइए काशी की पहचान क्या उस मस्जिद से है? क्या अयोध्या की पहचान जो है वो बाबरी मस्जिद से थी? क्या मथुरा की पहचान जो है वो ईदगाह से नहीं है? दुनिया भर से लोग किसकी वजह से आते हैं? लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि सपोर्ट करते हैं ना, हिंदू पक्ष का सपोर्ट करते हैं ना। मैं गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहा था, खूबसूरती मान रहा हूं जी, बिल्कुल सही बात है, और ये खूबसूरती होनी भी चाहिए। नहीं, तो क्या माइनॉरिटीज पे यूसीसी लादा जा रहा है? मैं आपके सवाल को लेकर सुरेश जोशी जी के पास जा रहा हूं, एक सेकंड, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। रिजवी साहब, आपने मेरी सवाल का जवाब दे दिया, रिजवी साहब के पास जा रहा हूं, मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं। सुरेश जोशी जी, यहां पर क्लियर एलिगेशन है कि थोपा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि अभी आपके जो स्कॉलर यहाँ पर बैठे हैं, दानिश जी बैठे हैं, कई, देखो पहला प्रश्न तो ये है कि जिस तरह के विषय इन्होंने रखे हैं, जिस तरह के इन्होंने विचार रखे हैं, हाँ, उस कोई ऐसी प्रमाणिकता नहीं है या कोई ऐसा हमारी उस सोसाइटी को लाभ नहीं दिखता है कि जिसके विषय को ये यहाँ पर को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा है कि एक समाज को, कुछ लोगों को गुमराह करने का आप लोग काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी बहनों को जो उनके राइट्स जो है भारत के संविधान ने दिए हैं, क्या नहीं मिलने चाहिए? क्या उनको जो है कि हक हकूक नहीं मिलने चाहिए? क्या इस तमाम मुस्लिम बहनों को नौकरी दीजिए ना, आप जो कर्तव्य हैं, जिनके जो अधिकार हैं, वो उनको क्या प्रदर्शन? कभी सबका साथ, सबका विकास, कभी पसमानदा मुसलमान। बेवकूफ बना रहे हो। मैं बीच में नहीं बोला, आप थोड़ा बेवकूफ बना रहे हो आप। प्लीज बहुत इंसाफ दिलाने वाले, एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करें। ये गलत बात है। एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए, फटकार लगा, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। सुरेश जोशी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद रिजवी साहब बोल लीजिएगा। सुरेश जोशी जी बोलिए। हाँ, नहीं नजर आई? नहीं प्लीज एक सेकंड, एक एक करके बोलने दीजिए, सुरेश जोशी जी को बोलने दीजिए। सुरेश जोशी जी, देखिए सवाल ये है, जो यूसीसी का कानून आ रहा है, हाँ, ये यूसीसी का कानून किसी के अधिकारों को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर रहा है। ये यूसीसी का कानून अधिकारों को संरक्षित कर रहा है। इसमें तकलीफ किसको हो रही है? जो चार शादियां करना चाहते हैं, जो है कि बिना किसी लड़की के रजामंदी के उसको तलाक देना चाहते हैं, जो किसी को संपत्ति में अपना अधिकार नहीं देना चाहते हैं। अरे ये कुछ सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ महाझूठ बोलती है। ऐसे रखना चाहते अगर इतना अच्छा था तो केंद्र में क्यों नहीं लाया? मैं तो कह रहा हूं। अरे भाई रिजवी साहब, एक बात बताइए, साफ सीधा सा सवाल है, 4 शादियों का हक चाहिए क्या? 4 शादियां होनी चाहिए, तभी इसलिए यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। अरे वो सीधा सवाल पूछे, उसका जवाब दीजिए, लाइन पर आइए, डिबेट पर आइए, रिजवी साहब डिबेट पर आइए। मैं ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं सुरेश जोशी जी, हाफिज नूर के पास जा रहा हूं। हाफिज नूर कुछ कहना चाह रहा है, हाफिज नूर कुछ कहना चाह रहे हो। हाफिज नूर के साथ मुफ्ती वजाहत कासमी को भी स्क्रीन पर लाइए, वर्सेस का विंडो लगाइए। हाफिज नूर साहब बताइए, क्यों चाहिए, क्यों यूसीसी का विरोध है? मैंने बड़े अदब से जो सवाल किए भाई जी, का जवाब नहीं मिला मुझे। नहीं, सवाल इस बात का है, क्या महिलाओं के अधिकारों के हनन के लिए यूसीसी का विरोध हो रहा है? मेरे इस सवाल का जवाब हाफिज नूर साहब दे रहे हैं। हाफिज नूर साहब दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं रिजवी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुफ्ती वजाहत कासमी जी को स्क्रीन पर लाइए। हाफिज नूर साहब बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं सीधा सवाल है बीजेपी का, महिलाओं के लिए जो विशेष अधिकार आपके कानून में है, क्या उसके समर्थन के लिए आप यूसीसी का विरोध करते हैं? क्यों मल्टीपल मैरिजेस का वो रीजन होना चाहिए?
इस तरह के सवाल बीजेपी पूछ रही है, दीजिए जवाब आप ये प्रोपेगेंडा मुस्लिम महिलाओं के बारे में मत कीजिए। मैं कोई प्रोपेगेंडा, मैं थोड़ी कानून बना रहा हूं। आप लोगों का घुमा फिरा करके मुसलमानों की से ये भी देखो वजाहत काश्मीर सरकारी आदमी है। मैं या तो खुल करके भाजपा के प्रवक्ता बन के आ जाए। ये आप मेरी बात भाजपा के प्रवक्ता से कराइए ना, जो भाजपा के प्रवक्ता है। अरे मैं क्या प्राइवेट हूँ? मैं अपने मजहब का। अरे भाई सरकारी नहीं, मुझे काम की बात करो आप, मुझे काम की बात करो। यूसीसी मुसलमानों के विरोध में कैसे है? यूसीसी कुरान के खिलाफ कैसे है? आप ये गुमराही, आप खुद ही कह रहे हो मैंने पढ़ा नहीं है, आप खुद ही गुमराही फैला रहे हो चैनल पे बैठ करके। देखो मुझे ये बताइए, यूसीसी कुरान के खिलाफ कैसे है? यूसीसी इस्लाम के खिलाफ कैसे है? असल डिबेट पर आइए आप असल डिबेट पर आइए। कौन सरकारी है, कौन प्राइवेट है, ये सब बातें मत कीजिए। बिल्कुल भी यहाँ पर जहालत मत करो, ये सब बातें मत करो। आपसे मेरी बात ही नहीं है। आप जहालत कर रहे हो, गुमराही फैला रहे हो, झूठ बोल रहे हो। एक तरफ तो यूसीसी का मुसव्वदा नहीं पढ़ा, दूसरी तरफ कहते हो मुस्लिम विरोधी है। कौम के साथ गद्दारी कर रहा हूं। अच्छा, ये कौम के वफादार हैं, ये कौम के वफादार हैं। कौम के लिए तालीम की बात करेंगे, हम गद्दार हैं। हम कौम के लिए तालीम की बात करेंगे, तुम जो है सल्तन से जुदा की बात करके तुम वफादार हो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सरकार से एक सवाल करें कि जो यूसीसी पूरे देश में लाने की वकालत हो रही थी अब तक, आज वो यूसीसी एक प्रदेश में ही क्यों रह गई? क्या वजह है? पूछा आपने सवाल ही किया? मतलब जिसके लिए ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी। आप ये क्यों नहीं बताते कि यूसीसी मुस्लिम विरोधी कैसे है? आप ये क्यों नहीं बताते? ढोल पहले से पीटे जाता है क्या? क्यों है ऐसा? आप एक बड़े चैनल पर बहस कर रहे हो, बड़े चैनल पर डिबेट में आए हो, तो आप ये बताओ कि यूसीसी मुस्लिम विरोधी ऐसे है? आप इन वजूहात की वजह से ईमानदार बता रहे थे, जिस धामी को बड़े ईमानदार बता रहे थे आप बताएं क्या? हाँ बता रहा हूँ, बहादुर है, शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है पुष्कर सिंह धामी, और ईमानदार है। इसीलिए वो वहां पर मज़ारात औलिया को तोड़ आप रहे हैं। जैसे फ्रॉड लोग जो फर्जी बगैर पढ़े किसी पर इल्जाम लगाते हो, बगैर पढ़े किसी पर इल्जाम लगाते हो, मुसव्वदा पढ़ा ही नहीं, यूसीसी को जानते ही नहीं, डिबेट करने आ गए हो। अबे यूसीसी को मेरे भाई पढ़ के आते जब डिबेट पर आपको आना था। आप एक बड़े चैनल पर आ रहे थे, आप 20 करोड़ मुसलमानों को अपनी बात बताना चाहते हो और झूठ बोल रहे हो चैनल पर बैठकर। मुसव्वदा पढ़ा नहीं, मुस्लिम विरोधी है, कुरान विरोधी है, शरीयत के खिलाफ है, फला है। अरे पुष्कर सिंह धामी शेर का बच्चा है जो यूसीसी लाया है। चमचागिरी करते हो हुक्मरानों की। नहीं ठीक है, मैं एक एक करके ये देखिए, ये एलिगेशन, ये इस तरह के एलिगेशन से कुछ नहीं मिलेगा। मैं रिजवी जी के पास जा रहा हूं, लेकिन मुफ्ती वजाद कासमी का पूरा जवाब जानना चाहूंगा। कासमी साहब, मैं रिजवी साहब आ रहा हूं इसके बाद। कासमी साहब, विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है? मुसलमानों के पास पढ़ लिख लेंगे तो भी करेंगे, यूसीसी को नहीं पढ़ेंगे तो भी करेंगे। अरे आप इनसे ये पूछ लीजिए, पूरे देश में एक ही कानून है, 4-6 चीजें हैं उनको ही। अरे भाई, अगर आपका पर्सनल लॉ है तो हिंदुओं का भी तो पर्सनल लॉ है, सिखों का भी तो है, क्रिश्चियन का भी तो है। आप ही क्यों सर फुड़ाने निकले हो? देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं, आप ही का सर क्यों फूट रहा है यूसीसी को लेकर के? आप ही क्यों परेशान है? क्योंकि आपने ठान लिया है आपकी दुकानें मोदी विरोध से चल रही है, आपकी दुकानें सरकारों के विरोध से चल रही है, आपकी मेंटेलिटी हो गई है विक्टिमहुड। एक करके प्रदर्शन करने, एलिगेशन नहीं लगाए। रिजवी साहब के पास जा रहा हूं, रिजवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी कुछ कहना चाह रहे हैं, कासमी साहब को कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवी साहब को और कासमी साहब को विंडो में लेकर आइए। रिजवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कासमी जी से उनका कुछ सवाल है, पूछिए। जी देखिए, वजाहत कासमी साहब, जब कासमी लगा है तो जाहिर है कि वो दीन के बारे में जानते होंगे। और कुरान में साफ साफ कहा है, इकराहा ला फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन। ठीक है, दीन में किसी किस्म का कोई जबर नहीं है। ठीक है, तो जब जबर नहीं है और सबको आजादी है, किसी को पाबंदी तो है नहीं, कोई ये तो कहता नहीं कि आप 18 साल
या 22 साल में। आप देख लीजिए आज बेरोजगारी की वजह से लड़कियों की शादी 25 साल में हो रही है, लड़कों की शादी 35 साल में हो रही है। जब नोटबंदी हो गई तो कई शादियां हुई नहीं। सॉरी मुमताज भाई, सॉरी तो एक मिनट मुमताज भाई, आप कुरान पाक की आयत गलत पढ़ रहे हैं। आप कुरान की आयत गलत मत पढ़ो। आप यहाँ देश के कानून की बात हो रही है, दीन की बात नहीं हो रही। सुनिए, मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ। इंडोनेशिया का कानून नहीं मान सकते। नहीं, मैं दीन की बात कर रहा हूँ। ये दीन, अरे भाई ये डिस्क्राइब किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान का कानून नहीं बना सकते। आप यहाँ रहिए तो यही के कानून को मानिए, और कानून नहीं, मैं वो नहीं बना रहा हूँ। कानून की बात कर रहा है, देखिए हमें इख्तियार आईन ने दिया है, दीन की बात नहीं कर रहा है, संविधान ने दिया है। संविधान से कोई चीज फिर भी धर्म परिवर्तन करवाते हो। दीन पढ़ते हो और फिर भी धर्म परिवर्तन करवाते हो। नहीं और कहते हो दीन में जबरदस्ती। अपनी मर्जी से लोग आते हैं, आजाद है मुमताज भाई, देश आजाद है, कानून जिसकी की मर्जी है जहां वो जाए। मुमताज भाई कानून की बात करो। आप भी चले गए, एक देश, एक किसी ने मना किया कानून, एक आपको? झंडा क्यों नहीं चाहते आप? ऐसा मैं कानून की बात कर रहा हूं। कानून पूरी दुनिया में मुसलमान रहता है, तो केंद्र में क्यों नहीं आया? अरे केंद्र में क्यों नहीं आया? 10 साल की मोदी सरकार रही, केंद्र में क्यों नहीं आया बताइए? केंद्र में क्यों नहीं आया? घबराहट किस बात? लॉ कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी? लॉ कमीशन ने बताइए आप। आजाद काफी साहब पढ़ा आपने? लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी आपने? घबराइए मत, आइएगा। अरे हम कोई घबरा नहीं रहा। सुन लीजिए, कोई नहीं घबरा रहा है, न कोई डर रहा है। ये अक्सरियत तबके को बेवकूफ बना रहे हैं। 2024 में जीतने का ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कोई बेरोजगारी पे बात न करे, कोई महंगाई पे बात न करे, कोई आर्थिकता पे बात न करे। दानिश कुरैशी जी के पास जा रहा हूं, लेकिन मुमताज आलम से एक सवाल लेना चाहता हूं। मुमताज जी को जरा 1 to 1 लेकर आइएगा। मुमताज आलम जी, मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है। वो बहुत सारे रिस्पांस आ रहे थे सोशल मीडिया पर, मैं सोचा आपसे लगे हाथ पूछ ही लूं। आपने कहा कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन फिर भी आपको 4 शादी और 12 बच्चों का अधिकार चाहिए। तो महंगाई और बेरोजगारी में मुमकिन कैसे हो पाएगा? कहां, कौन कर रहा है? कौन 4 शादी कर रहा है? आप 10 नाम गिना दीजिए यहाँ पे। नहीं तो उसी को तो लेकर कानून है, वही है कि एक से ज्यादा शादी करेंगे तो फिर आपको कानून के दायरे में, आना पड़ेगा। एक से ज्यादा शादी नहीं, अरे गिना दीजिए। तो वही कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं तो यही कह रहा हूं। 40 बच्चे कहां? 10 नाम गिना दीजिए, मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। बताइए 10 नाम गिनाइए मुझे। नहीं, वही तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं तो वही कह रहा हूं। ये बिला पति सो के उठा, चाय मांगी, चाय नहीं मिला, 3 तलाक हो गया। देश को जो है बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो भाई। अरे भाई कहां, आप बताइए। आज अच्छा, अगर यूसीसी से देश बर्बाद हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं यूसीसी से देश बर्बाद हो जाएगा। आपके जैसे एक नेता थी जम्मू कश्मीर में। नहीं होगा, ये सरकार बदनाम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आप नहीं कहा बदनाम हो, देश बर्बाद हो जाएगा। आपकी जैसे मोदी सरकार बदनाम नेता थी जम्मू कश्मीर में, उनका नाम है महबूबा मुफ्ती। अब सुनिए मेरी, मैं आपको कहानी सुनाता हूं बहुत दिलचस्प। रिजवी साहब सुनिए, बहुत दिलचस्प कहानी सुना रहा हूं। आज थोड़ा 370 का जिक्र हो गया, इसलिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुना देता हूं। जम्मू कश्मीर की एक नेता है, नाम है महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि 370 हटा तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप जाके किसी दिन जम्मू कश्मीर पर देखिएगा, लाल चौक पर जाकर देखिएगा। आज तस्वीर कितनी बदल गई है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैं रिजवी साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूं बात कर रहे हैं जी, जिससे भाजपा ने गठबंधन किया था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे बयान टीवी पर, माइक पर शोभा देते हैं, इसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं ठीक है, मैं दानिश कुरैशी जी के पास जा रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं आ पा रहा है? मुश्किल से तो 4, ना भाषा बदल रही है, ना जात बदल रहा है, ना धर्म बदल रहा है। हिंदू वैसे ही जलाएंगे, मुस्लिम वैसे ही दफनाएंगे, पारसी अपना ही काम करेंगे, सिख अपने हिसाब से करेंगे। मैं जवाब दूं। जहां पर देखिए, मेरा सवाल, जहां मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैं ये बस जानना चाह रहा हूं, आप पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, चीजों को जानते हैं, पढ़ते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जहां महिलाओं के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उसको अगर इसके दायरे में लाया जा रहा है, तो फिर इसमें क्यों ऐतराज होना चाहिए? क्या महिलाओं को बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए इस देश में? आप सुनिए, मैं आपको जवाब दूं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल सटीक है, और मुझे ये लगता है कि यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और उनसे जाकर हमारे लोगों के तमाम पैनलिस्टों की, मुझे लगता है इसमें तो वजाहत कासमी साहब भी इत्तेफाक रखेंगे कि भाई आपने महबूबा मुफ्ती के साथ जो अलायंस बनाया था, इसके लिए आप देश से माफी मांगिए, जो महिला ने वो स्टेटमेंट किया। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात, विवेक, आपने ये पूछा कि यूसीसी से क्या नुकसान होगा। मैं आपको बताऊं, देखिए सरकार जो है ना, हमारा जो पार्लियामेंट है
पार्लियामेंट में करोड़ों और रुपया खर्च होता है देश की आवाम का। ठीक है, अब होता यह है कि जब सरकार में बैठे लोग जो है ना अपने मफाद के लिए काम करने लगते हैं तो उससे देश का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। होगा क्या कि यूसीसी के मामले में नई सरकार के जो सुधार आएंगे उसमें जितनी एनर्जी और जितना वक्त उसमें लगा, जितना पैसा उसमें लगा, वो सब बिगड़ेगा। जिस तरीके से हमने नोटबंदी में देखा, नोटबंदी के मामले में क्या किया था। आप इन तीन चीजों को आप कंपेयर करने की बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के कुछ भी गलती भरे जो स्टेप है वो कहीं भी गलती खाते हैं उसका खामियाजा देश भुगतता है। तो आप मुझे बताइए कि जब उन्होंने शुरू किया था वहां से ये कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए और उसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट सेशन के अंदर में उनको विड्रॉ तक करना पड़ा, ये आलम आगे खड़ा हो गया। किसानों के आंदोलन के मामले की बात किया तो इतनी ताकत लगा के आपने, इतनी एनर्जी लगा के आपने पार्लियामेंट के अंदर में आप फोर्स इस्तेमाल करके आपने ये किया। जब लोग सड़कों पे उतरे तो ये आपके, तो आप मुझे ये बताइए क्या देश तरक्की की बजाय क्या इन्हीं चीजों में उलझा रहे? हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई इस बात की है कि आप जो ये वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, लोगों का पैसा जो है उसको जो आप व्यय कर रहे हैं, इससे हमें परेशानी। आप प्रोग्रेसिव, मैं आपके सवाल को लेकर जा रहा हूं जी। प्रोग्रेसिव 10 सेकंड विवेक, 10 सेकंड बोलिए। ये चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव अगर कुछ भी काम हो तो सरकार के किसी भी प्रोग्रेसिव काम की मुखालिफत नहीं होगी। आप मुझे बताएं कहीं ब्रिज बनता है तो हम उसकी मुखालिफत ठीक है, मैं रिजवी जी आ रहा हूं, एक सेकंड। सुरेश जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पानी का सुविधा करते तो हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इन चीजों की नहीं होती मुखालिफत, क्योंकि ये तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है और उसमें हमको हिस्सेदारी करनी ही चाहिए। ठीक है सुरेश जोशी जी, को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुरेश जोशी जी, बेवजह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। ये दानिश कुरैशी का जवाब आपने सुना होगा, मुझे लगता है आपको इस पर जवाब देना चाहिए। जी प्लीज थोड़ा मुझे समय दीजिए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आए। पहली बात तो मैं बताऊं कि आपने कहा कि ये बार बार नोट का विषय ला रहे हैं, ये बार बार डेवलपमेंट का विषय ला रहे हैं। आज आप बताइए कि जो 2014 में इस देश, दानिश कुरैशी जी का ईपी चेक करवाइएगा, उनको शायद आवाज दी जा पा रही। सुरेश जोशी जी कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी तमाम लोगों की आ रही है, जोशी साहब की आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि जो 2014 में इस देश की दुनिया में इकोनॉमी को 11वें नंबर पर छोड़ गए थे, आज वो इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई है। 4 साल बाद वो 3रे नंबर पर आ रही है। क्या देश प्रोग्रेस कर रहा है, नीचे जा रहा है? आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दिया गया है। 6.5 लाख करोड़ रुपया जो है कि हमने अपने आर्मी को पैसा दिया है। हम अपनी टेक्नोलॉजी को डे टू डे आगे बढ़ा रहे हैं, देश की जीडीपी को डे टू डे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये चैनल यहाँ पर बैठे हुए लोगों को ये दिख नहीं रहा? क्या ये प्रोग्रेस हो रही है, डाउन जा रहा है? आज दुनिया के अंदर शीर्षस्थ संस्थाओं में, शीर्षस्थ देशों में भारत का नाम हो रहा है। आज भारत के लिए, आज अगर कहीं पर भी दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन इज इंडिया उसका सॉल्यूशन कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर बैठ करके ये हमसे कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अगर हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे होते तो अब एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती, लोग हमको मैंडेट नहीं देते। पहले लोगों ने कहा था 370 कैसे हटा लेंगे, हम देखेंगे, हट गया 370। बोला राम मंदिर कैसे बनेगा, राम मंदिर बना के दिखा दिया ना, राम मंदिर भी बन गया। इसलिए जो देश के लिए आवश्यक होगा, चाहे वो यूसीसी का कानून हो, चाहे कोई अन्य कानून हो, वो जनता के मैंडेट से, जनता जिसको मैंडेट देगी वो मैंडेट। दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? कानून लागू होंगे। दानिश कुरैशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दानिश कुरैशी जी, रिजवी जी आ रहा हूं मैं, जल्दी से दानिश कुरैशी जी जल्दी सवाल पूछिएगा आपका। रिजवी जी का भी कुछ सवाल है। जो प्रवक्ता है वो ये जान ले कि 204 लाख करोड़ का कर्ज देश पे हो चुका है। IMF उसके लिए अलार्म बजा चुका है। देश में 80 करोड़ लोग जो है राशन पे निर्भर है, उसके बावजूद भी अगर टंका बच गया है तो ये अफसोसनाक है। करोड़ लोगों को दानिश भाई राशन दे रहे हैं, ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार का मैनेजमेंट है। आपको ध्यान, ठीक है रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं एक एक करके। सुरेश जी मैं आ रहा हूँ, दानिश जी मैं आ रहा हूँ, मैं मुमताज आलम रिजवी के पास जा रहा हूँ। मुमताज आलम रिजवी आपका एक सवाल जल्दी से पूछेगा, मैं उसके बाद कासमी साहब के पास जा रहा हूँ। रिजवी साहब हाँ जल्दी, रिजवी जी जल्दी से पूछेगा। मैं ये कह रहा हूँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो कर्ज में हमारा देश डूबा जा रहा है, क्या ये कर्ज से ये उबार पाएंगे या गुमराह करते रहेंगे? क्या करेंगे, कैसे उबारेंगे, बताएं हमें। नहीं, पहली बात तो ये सुनिए मुमताज जी, ये सुनिए, क्या इस देश का डेवलपमेंट आपको दिख नहीं रहा? क्या इस देश के अंदर की प्रोग्रेस और दुनिया के अंदर जो आज भारत का नाम और
मान है जो अरे भाई, सम्मान है, जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है, अरे भाई, जब हमने किसी ऐसे देश की जमींदार जीडीपी बहुत बढ़ती देखे है, हैं, जो उसी अपने घर के अनुपात में, संबंध उसी बेच रेशियो करके में बाकी चीजें भी चलती हैं। आपके हमें प्रश्न ऐसे- का और एक एक करके बात करेंगे तो इसमें ज्यादा अच्छे से बात आ पाएगी। लेकिन मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट से, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही सीमित था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में यूसीसी लाए जाने की तैयारी है, लेकिन यूसीसी लाने से पहले उत्तराखंड में बिल टेबल हो गया है, लेकिन इससे पहले ही एक बार फिर से इसके विरोध में झंडा बुलंद किया जा रहा है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि यूसीसी उत्तराखंड में तो लाया जा रहा है, अगर पूरे देश में लाया जाए तो फिर इस पर बात बने, इस पर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बहरहाल सबका हिसाब होगा। मैं फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ।